साथियों नमस्कार। मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों अब हम आज की इस श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आप दो महत्वपूर्ण बातें जो देखने को मिलेंगी आपको, वो पहली बात ये कि ये समग्रता पर आधारित है और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सभी विषयों का समायोजन एक इंटीग्रेटेड रूप से किया गया है। आप देखिए आज के इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं 26 नंबर से और यहां पर देखिए 26 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर जो क्वेश्चन जो लगातार जारी है उनके अंदर तीन चीजें आप लोग सिमिलर भी देख रहे होंगे कि हम लोग बेसिकली जब एक चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री सब चीजों का समायोजन कर आपको क्लास दे रहे हैं। तो साथियों बिना वक्त गवाए आज के कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, आगरा किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों आगरा का जो किला बना वो अकबर के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में बना? अकबर के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकसभा उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए? मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि लोकसभा उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि इससे लोकसभा का एमपी बनता है और वो ही आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है पीएम के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, यानी पीएम का मतलब प्रधानमंत्री से, तो कितनी होनी चाहिए? 25, राइट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। यहां पर 18 वर्ष तो वोट डालने की उम्र होती है, ठीक है, वोट डालने की। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा सदस्य। हालांकि राज्यसभा सदस्य भी एमपी कहलाता है और लोकसभा सदस्य भी एमपी कहलाता है। तो 30 वर्ष होनी चाहिए। सर 35 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो 35 वर्ष किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति के लिए चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। यहां पर देखिए कान्हा पार्क किस राज्य में? तो कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, भूत जादू टोने का संबंध किस वेद से है? तो साथियों भूत और जादू टोने का संबंध जिस वेद से है उस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यहां पर देखिए यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय का किससे संबंध नहीं है? तो देखिए स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बड़ी बात की, संस्कृत भाषा, आर्य समाज से उनका संबंध नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? राजस्थान। देश में जिप्सम का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 7, सिमलीपाल राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य स्थित है? साथियों सिमलीपाल का नाम आ जाए तो उड़ीसा। एक चीज और भी है, भीतरकनिका। भीतरकनिका ये भी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, कहां पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? साथियों गुरु नानक देव का जन्म लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नानक और उसका जो नाम है वो अब देखिए वो तलवंडी ग्राम में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, तलवंडी में। बहुत बहुत प्रसिद्ध स्थल है और ये सिख धर्म समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र भी है साथियों। तो ये बहुत बड़ा नाम गुरु नानक देव जी का। साथियों क्वेश्चन नंबर 9, जापान की संसद को कहते हैं? तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। जैसे इंडिया की संसद को क्या कहते हैं? इंडिया की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो जैसे जापान में क्या कहता है? डायट। क्वेश्चन नंबर 10, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो काजीरंगा कहाँ है? असम में। एक चीज तो ये, और दूसरा एक और बताता हूं, मानस भी कहां पर है? असम में। तो मानस और काजीरंगा दोनों कहां पर है? असम में। बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये एक सींग का गैंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग का गैंडा, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक सींग का गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? साथियों सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, हमारे जो अधिकारी होते हैं या फिर हमारे भारत का जो स्तंभ है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप की एकमात्र नदी जो पूर्व में बहती है? साथियों एक प्रश्न बन जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, तो एक तो ये प्रश्न बन गया सबसे बड़ी नदी, ठीक है, वो कौन सी? वोल्गा है। वोल्गा कहां बहती है साथियों? रूस में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? पूर्व में बहती है। तो साथियों कौन सी नदी होगी? वो डैन्यूब होगी। 10 देशों से बहती है,
10 देशों से प्रवाहित पूर्व की ओर बहती है साथियों। एक चीज और, 10 देश और 5 देशों की राजधानी से, ये दुनिया की एकमात्र नदी है जो 10 देशों से बहती है। तो डैन्यूब इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं साथियों? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ट्रांस। फिर उसके बाद में दूसरा भाग क्या कहलाता है? महान। तीसरा भाग क्या कहलाता है? लघु या मध्य हिमालय। और चौथा या सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? शिवालिक। और फिर उसके नीचे क्या आ जाता है? उत्तर का विशाल मैदान। ये सीक्वेंस है कि सबसे ऊपरी भाग, सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? हिमालय का ट्रांस कहलाता है। फिर कौन सा है? महान है, फिर लघु है और फिर शिवालिक है। तो सबसे दक्षिणी पूछा है, क्या उत्तर हो जाएगा? शिवालिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बाल दिवस मनाया जाता है तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हीराकुंड बांध किस राज्य में है साथियों? हीराकुंड बांध कहां पर है? ओडिशा में। किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर। और महानदी को क्या कहते हैं? ओडिशा का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिशा का शोक। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कितना है? 4801 मीटर है। कितना? 4801 मीटर। फिर एक क्वेश्चन और आता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये तो सबसे लंबा हो गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी है। कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी पर है। गंगा कहलाती है भागीरथी आगे। तो साथियों ये आगे का कार्यक्रम नेक्स्ट सर लेकर आते हैं। मैं ले रहा हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में। जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं पेपर सेट। अभी अपन ने क्या है सर 25, अभी करेंगे अपन लोग 26 नंबर वाला। देखिए आप लोग, इसमें जो पहला सवाल आपको दे रखा है, देखिए फर्स्ट है सर आपका, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा देता है? देखो आप लोग ध्यान रखना, जो गति का प्रथम नियम होता है, फर्स्ट लॉ जो है, प्रथम नियम जो है गति का, प्रथम नियम जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने दिया था। और आपको याद रखना है सर, ये किसकी परिभाषा देता है? जड़त्व की। जड़त्व का नियम जिसको कहा जाता है वो कौन सा होता है? गति का प्रथम नियम। जो गति का द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम जो देने वाला व्यक्ति है उसका जो नाम है भैया, उसको अपन बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और ये किसकी परिभाषा देता है सर? बल की परिभाषा देता है। तीसरा जो आता है सर आपका तृतीय नियम जो होता है, इसको देने वाला भी कौन है सर? आपका न्यूटन है। इसको जो देने वाला है वो भी न्यूटन है सर आपका। और ये कौन सा नियम कहलाता है सर आपका? ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और आपको ये याद रखना है सर कि ये किसका? जड़त्व का। ये किसका देता है? बल की परिभाषा का नियम देता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? फर्स्ट नंबर। अगला देखिए, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखना आप लोग, जो आपका नाभिकीय संलयन होता है वहां पर क्रिया कौन से बम में होती है सर? आपके परमाणु बम में होती है। इसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बम। तो इसके अंतर्गत पाई जाती है। जैसे सूर्य में भी यही क्रिया होती है। अगला देखिए, पानी के भाप में परिवर्तन का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना है सर, जो आपका 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री जो होता है आपका तापमान, वो 0 डिग्री को अपन मापते हैं। तो 0 डिग्री में क्या होता है सर कि 0 डिग्री जो आपका तापमान होता है, इसके अंतर्गत आपको मेनली याद रखना है सर, जीरो में आपको जैसे माइनस वो होता है सर -273 होता है जीरो का मतलब। तो आपको याद रखना है सर कि जीरो का मतलब तो कितना होता है सर? -273 डिग्री। तो आपको याद रखना है सर, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 273 केल्विन। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? देखो ये बात कर रहा है वोल्टेज की, वोल्टेज। और देखो वोल्टेज जो होता है सर, ये किसका मात्रक होता है? विभव का होता है। और साथ साथ में किसका होता है सर? विभवांतर का होता है। इसको अपन बोलते हैं विद्युत भाग बल। इसको विद्युत भाग बल कहा जाता है। आपको याद रखना है सर कि इसको जो मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है सर? वोल्ट मीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? दोनों ही है, इसके अंदर मिक्स लिखे हुए हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर? वाट होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। क्या होता है? जूल। अगला देखिए, अगला जो सवाल आता है सर आपका, अगले सवाल में आपको मेनली याद रखना है कि सर देखिए, जो विभव होता है और विभवांतर की बात करें आपसे, तो सर वो दोनों एक ही इकाई है वाली। इनको अलग अलग नहीं पढ़ना अपन को। इनको जब अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ना है। अगला देखिए, नाभ के सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो ये बात करा परमाणु की। तो देखो परमाणु जो है सर, परमाणु के जो खोजकर्ता आते हैं सर, उनका जो नाम है उनको अपन बोलते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु खोज करी। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता आते हैं सर, उसका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन है आपके। और यदि आपसे कहा जाए सर प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन है।
गोल्डस्टीन है सर आपके। और यदि आपसे कहा जाए सर न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है, तो जेम्स चैडविक नामक जो व्यक्ति है उसने किसकी खोज करी सर, आपके न्यूट्रॉन की खोज करी। अगला आता है सर आपका, आपको ध्यान रखना है कि सर जो नाभिक होता है न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, ये किसकी खोजकर्ता कौन मानते हैं सर, रदरफोर्ड को मानते हैं। किसको मानते हैं, रदरफोर्ड को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, रदरफोर्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। देखो इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है सर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NaCl क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। अगला जो आता है सर CuH, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर अपन इसको बोलते हैं, ये होता है CaCl3, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। तो आपको ये मेनली दो याद रखने हैं, इसको साधारण नमक कहते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं सर कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा होता है। अगला देखिए आप लोग, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखो ये बात कर रहा है आपसे आरबीसी की, और जो आरबीसी होता है सर इसका जो जीवन काल होता है सर होता है 20 से 120 दिन होता है। अधिकतम कितना होता है, 120 दिन होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, 120 दिन। अगला देखिए आप लोग, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। देखो उत्प्लावन का मतलब क्या होता है, कि जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर अपन उसमें डब्बा को नीचे दबाते तो नीचे प्रेशर महसूस होता है पानी को, मतलब जो डब्बा होता है नीचे नहीं जाता, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। कौन सा बल बोलते हैं, उत्प्लावन। और उत्प्लावन बल हमेशा आयतन पे लगता है। किस पे लगता है, आयतन पे, भार पे नहीं लगता है, घनत्व पे नहीं लगता, किस पे लगता है सर आपके, आयतन पे लगता है। अगला देखिए, आग को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है। तो ध्यान रखना आप लोग, जो आग जलाने वाली गैस होती है, आग जलाने वाली गैस, तो आग जलाने वाली जो गैस आती है सर आपकी, उसका जो नाम आता है सर अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। और जो बुझाने वाली गैस आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, CO2। इसकी मात्रा कितनी होती है सर, 0.03%। तो क्या क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ध्यान रखना आप लोग, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। अभी पढ़ाया मैंने आपको, किस पर निर्भर करेगा सर, आपके आयतन पे। अगला सुनो, अगला जो सवाल आता है सर आपका वो आता है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। देखो बैरोमीटर लिखा हुआ है ना, तो ये किसको मापता है, वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला जो कौन सा, वो बैरोमीटर है। लेक्टोमीटर किसको मापता है सर, दूध को। सर फाइडोमीटर किसको मापता है, समुद्र की गहराई को। ये समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है आपका। और अगला जो आता है सर आपका हाइग्रोमीटर, ये किसको मापता है, आर्द्रता को मापता है। दो द्रवों की जो अपेक्षित आर्द्रता होती है इसको कौन सा मापता है, आपका हाइग्रोमीटर मापता है। अगला देखिए, कीटों में श्वसन का कार्य कौन करता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ फुफ्फुस, त्वचा, हृदय, ये बिल्कुल नहीं होते, तीनों ही नहीं होते। कौन सा होता है सर, श्वास नली होता है। श्वास नली को अपन बोलते हैं श्वास प्रणाल, इसको श्वास प्रणाल कहा जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं बातक। क्या बोलते हैं, बातक। तो ध्यान रखनी है आप लोग, श्वास नली जो होती है, श्वास प्रणाल जो बातक होता है सर, ये कीटों में श्वसन नलिकाओं का जाल पाया जाता है। श्वसन क्रिया करने में क्या होता है, सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन कौन सी होती है। तो देखो विटामिन ए जो होती है ना, इसके कारण तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी, इसकी कमी से। बी से कौन सा होता है सर आपका, बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी होता है। के से कौन सा होता है सर, ये रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का क्या बनाती है सर, ये थक्का बनाती है। और के डी, ये कौन सा रोग होता है सर, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। अगला सुनिए आप लोग, अगला आता है हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। देखो जो बात करें अपन लोग वायुमंडल की, तो देखो वायुमंडल जो होता है ना, इसमें सर 78% तो क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन। 21% क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। 0.03% क्या होती है आपकी सर, CO2 गैस होती है। और 0.53% क्या होती है सर आपकी, आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन। तो ये किसका संगठन है भैया, आपके वायुमंडल का संगठन होता है। तो यहाँ पर आपके 30 सवाल कंप्लीट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार। प्यार लाड़ लो, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, जोश जुनून के साथ, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा, आर्मी का फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, सबने फिल कर दिया होगा। पेपर सेट 26 का प्रश्न नंबर है मैथ का 3100, प्रश्न 3100 है। आप किस बोर्ड के ऊपर पूछ रहा है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन के लिए, देखो एक सप्ताह में 7 दिन हो गए, 7 दिन के लिए 28 दर्जन, कितने, 28 दर्जन। तो एक दिन का निकाल लो इसके, 28/7, ठीक, ये हो गया आपका 4 दर्जन, ठीक है, 4 दर्जन। वो पूछ रहा है एक दिन का क्या, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, 47 दिन। 47 को 4 दर्जन है, एक दर्जन में कितने होते हैं, लाट दो 12, ठीक है। ये 4 दर्जन है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 टोटल केले आ जाएंगे। 12 चौका 48, 47 गुना 48 करेंगे, 47 गुना 48 करेंगे, आएगा 2256,
2256 केल्विन की आवश्यकता आपको कैंटीन में 47 दिनों के लिए पड़ेगी। अगला प्रश्न आपका 18,440 रुपए का 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है आपका मूलधन दर समय और बटा 100 होता है। ठीक है, इधर आपका 18,440 है, दर आपकी है 15%, समय है आपका 4 वर्ष, नीचे आपका 100 है। ठीक है, 0 से 0 आपकी खत्म होगी, 2 से काट दो 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3 दूनी 6, 1844 को 6 से गुणा करना, 6 चौका 24, असल आपकी 2, 6 चौका 24 और 2 26, असल 2, 8 छिंगे 48 और 2 50, 6 कम 6 और 5 11। तो लाड दो ये आपका है ब्याज निकल के 11,064, जो कि 18,440 रुपये का 15% का 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12, 15, 18, 21 कब महत्व से पढ़ते हैं, मतलब कि मैथ से क्या निकालना आपका, मैथ से, जिसको आप HCF बोलते हैं, हाई कॉमन फैक्टर। 12 के टुकड़े कर लो पहले। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 15, 15 में 3 का ही जाएगा 5, 5 का गया 1, 18, 18 में 3 का जाएगा 6, 2 का 3, 3 का 1, 21, 21 में 3 से 2, 7, 7 से दिया 1। अब देखो इसमें कॉमन देखना होता है, लाड़ दो, इसमें कॉमन आ रहा है आपका 3, तो 3 है, जो 3 इसमें क्या निकल गया है, 3 ऐसी संख्या है जिसका इन सभी में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है 3, जिसका इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगा, इन चारों संख्याओं में। ठीक है, 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों संख्याओं को बराबर डिवाइड कर सके, मतलब कि चारों संख्याओं में भाग चला जाए, चारों संख्याओं में भाग चला जाए पूरा पूरा, कहने का मतलब ये। अगला प्रश्न है 12 लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। देखो सबसे पहले 12 का योग निकाल लो, 10 वर्ष है, ये आपका 12 लड़के हैं, 10 वर्ष औसत है। ठीक है, ये 12 लड़के हैं, 10 औसत है, तो उनकी आ जाएगी 120 वर्ष योग। आगे कह रहा है 11 लड़कियों की औसत आयु है आपकी 9 वर्ष, 11 9, इनका योग आ गया 99। ठीक, वो कह रहा है कि जो 12वां लड़का है, यहाँ से एक लड़का बचा है 12वां, 12वें लड़के की आयु निकल के आई है आपकी कितनी, इनको घटाएंगे तो 21 वर्ष। लाड़ दो कितनी निकल के आई है, 21 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई है 30 मीटर, आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी है 30 मीटर और ये आपकी है कितनी, लाड़ दो 20 मीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपकी है 30, चौड़ाई है आपकी 20, 2 गुना ये 50 हो जाएगा, 50 गुना 2 करेंगे 100 मीटर। ठीक है, लाड़ दो 100 मीटर। यदि यहाँ से आपका क्षेत्रफल पूछता, क्या पूछता, क्षेत्रफल पूछता, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है आपकी 30, चौड़ाई है 20, 20 को 30 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा आपका 600 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाता है कितना, 600 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना आ जाएगा लाडू, 100 मीटर। ठीक, अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 किलोमीटर, किलोमीटर में दे रखी है, तो बहुत ही बड़ा गोला होगा ये तो बताओ पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लाडू 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे लगेगा 22/7 और त्रिज्या आपको दे रखी है 7 किलोमीटर में दे रखी है, भाई तगड़ी टाइप की है। ठीक, तो 4 22/7 गुना 7 गुना 7, त्रिज्या डबल बार गुना। ठीक है, यहाँ से 7 चौक 28,
28 गुना 22, 28 दूनी 56, ये 28 दूनी 56, ठीक। 6, 1, 5 और 1 6, ये 606 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 606 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अगला प्रश्न है आपका 2197 का घनमूल। तो 2197 है का घनमूल है 13, 13 का घन होता है आपका 2197। अगला प्रश्न 10%, 20%, 30% का क्रमवार मतलब क्रमागत बट्टा निकालना। सबसे पहले यहाँ पे अंकित मूल्य 100 मानना है, 10% की छूट दी 90 में बिकी, ठीक है। फिर 20% की छूट दे रहा 80 में बिक रही है, फिर 30% की छूट दे रहा 70 में बिक रही है। तो ये जो आपको छूट है ना, ये 100 में से ही घटानी है। किस में से घटानी? 100 में से 10 घटाया 90 आया, 100 में से 20 घटाया 80 आया, 100 में से 30 घटाया 70 आया, जो आपके सामने। अब आपको जीरो काटनी, 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो, ये खत्म। 8 7 56, 56 को 9 से गुणा करना, 9 6 की 54, 80 5, 5 9 45 और 5 50, देखो बटे 504, 1 जीरो और बच रही है, ये आपकी आ गई 50.4। कितनी आ गई? 50.4। पहले 100 था, 50.4 होगा, मतलब 49.6, 49.6 की यहाँ पे छूट है परसेंट, ठीक। यहाँ मिसप्रिंट है 49.60, ये आपका आंसर है। कितना आएगा? 49.60 है, 49.6। राम एक काम को 10 दिन में करता, देखो राम 10 दिन में कर रहा है, और जो मोहन है राम के साथ, वो आपको कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ गया, 10 का भाग दिया 3 बार, कितने बार? 10 का भाग लाट दो, कितने बार गया? 3 बार, और 15 का भाग 2 बार। ये इनका एक एक दिन का काम आ गया, राम और मोहन का। तो दोनों को मिलके काम करवाना है आपसे, राम और मोहन से, ठीक। 30 काम है, दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6 दिन। जो 30 काम है उसको राम और मोहन मिलकर कितने दिन में कर देंगे? लाट लो 6 दिन में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 10 15 16 20 का लैसे, मतलब लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम, लो कॉमन मल्टीप्लाई। 8 है, 10 है, 15 है, 16 है और 20 है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 4, 5, 15 में नहीं जा रहा, 16 में गया यहाँ पे, ठीक। 2 से डिवाइड किया 2, 5, 15, 4, 5, 2 से किया 1, 5, 15, 2, 5, 1, 5, 15, 1, 5। फिर देखो 3 से क्या, 1, 5 में नहीं जा रहा, 15 में गया 5 बार, 1, 5। अब 5 से डिवाइड किया 1, 1, 1, 1, 1, भाग देना आपको, नीचे 1 1 ना आ जाए, वहां तक भाग देना, ठीक। अब इनको गुणा करना है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, 120 दूनी 240 है, जो इनका एलसीएम आया है। किनका? 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम लाड़ कितना है? 240। अगला प्रश्न है आपका, एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। ये आपके पुरुष हैं और ये आपकी महिला है। गांव में 800 पुरुष है, कितने हैं? 5 की वैल्यू लाट दो 800 दे रखी, कितनी? 800। तो 3 की वैल्यू, यहाँ देखो 5 की वैल्यू 800, मतलब कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, इधर भी आप 160 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 3 48, 480 है जो आपकी महिला है, ये आपकी महिला है। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 की वैल्यू आपकी 800 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 160 आ जाएगी, इधर 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 160 को, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग 25, उनका अंतर 13। तो इसमें आपसे संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या। क्या पूछेगा? बड़ी संख्या पूछे तो योग और अंतर है, योग और अंतर को जोड़ के, क्या करके? जोड़ के 2 का भाग। और छोटी संख्या पूछे तो योग और अंतर को घटा के 2 का भाग। यहाँ पे बड़ी संख्या निकाल दो, ये नोट कर लेना, बहुत ही बार प्रश्न पूछता है। पिछली बार भी 2-3 शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था छोटी बड़ी संख्या का। तो दोनों को जोड़ दो, 25 और 13 बटे 2, ठीक। यह आपका 25 और 13 हो जाएगा 38, 38 में 2 का भाग देंगे, बड़ी संख्या आप पे आ गई 19।
ऐसे छोटी संख्या 25 को 13 से घटा दो, ये आपकी आ गई 12, 12 में 2 का भाग दे दो, ये 6। ठीक, आपकी बड़ी संख्या 19 आ गई, छोटी संख्या आ गई 6। तो ये आपका आंसर, इसको नोट कर लेना तरीके को। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है लाड दो n कोष्टक n प्लस 1/2। कितना? 2। यहाँ पे n का मान 10 है, 10 है, 10 प्लस 1 कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 10 गुणा 11/2, 2 से कट गया ये 5 बार, 11 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 55। तो पहली 10 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है लाड दो? 1 से। और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। कहाँ शुरू होती है? 0 से। पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र होता है n कोष्टक n माइनस 1/2। ये आपका हो गया किसका? पूर्ण संख्याओं के योग का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो, जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लाड दो कितनी है? 99,999। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 17 से डिवाइड कर लो इसको। 17 पंजू 85, कितना बचेगा लाड दो? यहाँ पे 14। और 17 अट्ठू आपका होता है 136। कितना होता है? 136। यहाँ पे कितना बचा? 13, फिर 9, फिर 17 अट्ठू 136। ठीक, फिर आपका 3 बचा 9, 17 दूनी 34। कितना बचा? अब आपका जो शेष फल है रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 5। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें जो रिमाइंडर जो आपका शेष फल बच रहा है 5, इसको घटा देंगे, ये 99,994 है, जिसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 99,994, इसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। तो लाड लो 7 के पहले 7 गुण, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छिंगी 42, 7 7 49। मतलब 7 का बहारा, 7 का जो पहाड़ा होता है 7 टाइम्स 7 बार। तो इसमें औसत पूछ रहा है। औसत मैंने बताई जब आपको लगातार संख्या हो जिनमें अंतर समान हो, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग देना। ठीक है, अब इनका योग आएगा दोनों को 49 और 7 का 56, 56 में 2 का भाग देंगे, ये आ गया लाड दो आपका 28। तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का जो औसत है वो आया निकला कितना? 28। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। 100 से 58, 58 से 28 से 16, 16 से 10। देखो अंतर है इसमें 48 का, फिर इसमें अंतर है लाड दो 24 का, फिर इसमें अंतर है 8 का, नहीं 12 का है लाड दो 12 का, इसमें अंतर है फिर 6 का, फिर 6 से आधा कर तो 3। देखो आधा 24, 48 का 24 हुआ, 24 का 12, 12 का 6, 6 का 3। तो 10 में से 3 घटाएंगे, ये आ गया आपको अगली संख्या कितनी लाड दो? 7। मतलब कि आधा होता जा रहा है अंतर, 48, 24, 12, 6, 3। अगला प्रश्न आपका, राम का 50 लड़कों की कक्षा में 23वां स्थान है, अंतिम से राम का मतलब ऊपर से 23वां दे रखा है तो लास्ट से। तो इस स्थिति में जब आपका स्थान पूछे तो टोटल में 1 जोड़ देना। 50 है, 50 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 51। फिर 51 में से स्थिति घटानी उसको, तो 51 में से 23वीं स्थिति है ऊपर से, तो नीचे से इसकी स्थिति हो जाएगी राम की 28वीं स्थिति। कौन सी हो जाएगी लाड दो? 28वीं स्थिति, क्योंकि जो ऊपर से और नीचे से जो राम का स्थान है वो डबल बार काउंट होगा, इसलिए अपन इसमें टोटल में 1 जोड़ दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर, अमित नाम का लड़का है जो पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, तब वो है बाएं मुड़कर, आप इधर जा रहे हो पूर्व दिशा में, तो बाएं घूमोगे तो उत्तर की तरफ जाओगे। ठीक है, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चला गया बाएं मुड़कर, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो आप उत्तर की तरफ जा रहे हो तो बाएं मुड़ोगे तो आप जाओगे पश्चिम की तरफ, कितने? 15 किलोमीटर चलता है। बताओ अमित प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर? 15 किलोमीटर यहाँ, 15 किलोमीटर यहाँ, ये बराबर स्थिति होगी दोनों जगह, तो अंतर इसमें कितने का? इधर अंतर है, तो ये आपका है 5 किलोमीटर का अंतर। कितने का लड़ दो? 5 किलोमीटर का अंतर। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से अमित कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका 10, 101 है तो 20, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 20 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो आप, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 401। ठीक है, यहाँ पे आपका 401। अगला प्रश्न है आपका
पुत्र भतीजी, पुत्र भतीजी, पुत्री, तो इसमें पुत्र भतीजा तो पुत्री भतीजी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 50 पेपर सेट का आपका है 2600 पेपर सेट है, 2600 पेपर सेट है जो मैंने अभी सोल्व करवाया। 50 पेपर सेट तक अपनी सीरीज चलेगी। ठीक, जय हिंद, जय भारत।